बिहार का नारावतन विलेज, जहाँ पर एक रात उस गांव के दो आदमी भूरा और चमन, जो उस रात थोड़ा नशे में भी थे, उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद ना सिर्फ उन दो आदमियों की बल्कि अगले कुछ ही दिनों में उस पूरे गांव की हालत बहुत खराब हो गई। एंड व्हाट दिस सफर्ड वाज वेरी ब्रूटल। भूरा और चमन ने रात में गांव के आउटर साइड वाले कुएं के पास निकिता को देखा। इस केस को, इस स्टोरी को जितना तुम सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड समझोगे, एंड में शायद तुम्हें जो रियलिटी पता चले, उसे समझकर तुम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे। बिहार के किसी कोने में एक बहुत छोटा-सा विलेज, नरावतन विलेज, जहाँ पर कुछ ही घर हैं एंड वेरी फ्यू फैमिलीज़ आर लिविंग देयर। यहाँ के लोग ज़्यादातर इसी विलेज में रहकर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। अपने पुश्तैनी खानदानी काम को, बिज़नेस को सँभालने में और खेती-बाड़ी वगैरह करने में इनकी लाइफ कट जाती है। एजुकेशन और लिटरेसी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। बट या पीपल आर लिविंग पीसफुली हियर मे बी। इस गांव के बाहर की तरफ एक बहुत पुराना कुआं है, पत्थरों से बना हुआ, काफी बड़ा, और अब तो वो कुआं पूरा सूख भी चुका है। एक्चुअली ना जाने कितने ही साल गुजर गए होंगे उस कुएं को सूखे हुए। फिलहाल गांव के बाहर की साइड उस कुएं के आसपास जाना इन सब लोगों ने पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से बंद कर रखा है, किसी एक भयानक रीजन की वजह से। और शायद आज भी कुछ राज लोगों से छुपे हुए थे, पर बहुत ही जल्द वो राज खुलने वाले थे। इस विलेज के जस्ट सेंटर में एक बहुत बड़ी हवेली है, रघु यादव जी की। रघु इस विलेज के सरपंच हैं, और इस हवेली के पास में ही एक पंचायत भवन है, जहाँ पर इस गांव के सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मैटर्स पर चर्चा होती है। और सरपंच रघु विलेजर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कुछ छोटे-मोटे गिने-चुने वैद्य हैं, जो थोड़ा बहुत काम चलाऊ ट्रीटमेंट करना जानते हैं। एक ही स्कूल है, जहाँ पर पढ़ाई के नाम पर भी कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट कई लोग, जो भले ही कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो लोग इस गाँव से बाहर ही नहीं निकलते हैं। मर जाएँगे पर इलाज इस गाँव के वैद्य से ही करवाएँगे। रघु की बहुत रेपुटेशन है इस विलेज में, और जो भी कुछ होता है, यहाँ सब कुछ रघु के अंडर ही होता है। 7 साल पहले इस गाँव में जो हुआ था, that is the major reason why that well, in fact that whole area is left abandoned by the villagers now। और आज भी वो एक अनसुलझा राज है, जो कि शायद अब जाके इन 7 साल बाद सुलझने वाला था, लेकिन बहुत ब्रूटल तरीके से। इस गांव के सरपंच रघु यादव के घर में उनकी वाइफ जया और उनकी एक 17 साल की बेटी निकिता थी। इन लोगों की लाइफ, इनफैक्ट उस गांव के हर एक इंसान की जिंदगी काफी ठीक चल रही थी। बट वन डे सडनली एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। 7 साल पहले निकिता 17 साल की थी। गांव के बाहर की साइड वाला वो कुआं काफी हद तक सूख भी चुका था। निकिता और उस गांव के बच्चों का खूब आना जाना था उस जगह पर। ये लोग रोज शाम को वहाँ एक साथ बहुत सारे गेम्स खेलते थे, जैसे हाइड एंड सीक, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू जैसे कई सारे गेम्स ये लोग उस जगह पर एंजॉय करते थे। रानी, जो कि रघु की हवेली में एक नौकर थी, और रघु की वाइफ जया के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। इनफैक्ट रानी और जया ऑलमोस्ट सिमिलर एज के ही थे। रोज के कामों में मदद करना सब कुछ था। निकिता बहुत ही ज्यादा फ्रैंक थी रानी के साथ, और पता नहीं क्यों पर रानी निकिता को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पालती थी। निकिता भी नेचुरली रानी के साथ काफ़ी अट्रैक्टेड थी, और रानी उस घर में तब से थी जब से निकिता पैदा भी नहीं हुई थी। पर फिलहाल एक दिन अचानक से, रात तक तो सब कुछ ठीक था, पर अगले दिन वो रानी कहीं गायब हो गई। कुछ दिनों तक वो काम पर नहीं आई, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, उसके घर पर जाके भी चेक किया पर वो कहीं नहीं मिली। एंड एवरीवन अज्यूम्ड दैट शी लेफ्ट द विलेज। अब इस इंसिडेंट के जस्ट 2 से 3 दिन ही हुए थे, और ऐसे ही यूजुअली रोज की तरह निकिता और उसके कुछ दोस्त कुएं के पास जाकर खेलने के लिए शाम को इकट्ठा हुए, और फिर सभी बच्चे जल्दी जल्दी से गांव के बाहर की साइड जाने लगे। उस टाइम इन लोगों ने एक रेस रखी कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो अब सभी 3 गिनते ही भागने लगे, और बहुत ही जल्द निकिता और उसकी एक दोस्त उस कुएं के पास पहुंचकर रेस जीत भी गए। और कुछ ही देर बाद तुरंत बाकी के सारे बच्चे वहां पर आ गए, और अब वहां सभी ने सबसे पहले कंचे खेलना शुरू किया। कुछ बच्चे पकड़म-पकड़ाई खेलने लगे, और थोड़ी देर बाद अब सब लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब छुपन-छुपाई खेलते हैं। तो इनके ग्रुप में से एक लड़का था, आकाश, जो सबको ढूँढने वाला था, और बाकी के बच्चे और निकिता ये सब छुपने वाले थे। अब निकिता हाइड एंड सीक में सबसे तेज़ थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम निकिता ही जीतती थी।
तो निकिता कहती है कि चलो तैयार हो जाओ हारने के लिए, क्योंकि तुम मुझे तो नहीं ढूँढ पाओगे। तो आकाश ने कहा कि हाँ, बस देखती जा, आज तेरा रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूँगा। अब आकाश अपनी आँखें बंद करके काउंट करने लगा और बाकी सारे बच्चे अलग-अलग जगह पर भाग-भाग कर छुप गए। अब आकाश ने थोड़ी देर बाद सबको ढूँढना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे करके एक-एक बच्चे को आकाश ढूँढता गया। अब देखो कोई रूल्स नहीं थे, कोई कहीं भी छुप सकता था, तो ऑलरेडी सबको ढूँढ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट आकाश ने ऑलमोस्ट सभी को ढूँढ लिया और एंड में अब काफ़ी शाम भी हो चुकी थी, पर अभी तक सब लोग मिलकर भी निकिता को ढूँढ ही नहीं पाए थे। और अब बहुत देर कोशिश करने के बाद जब सबको देर भी होने लगी थी और सबको जल्दी से घर भी लौटना था, तो सब लोगों ने ऐसा अज़्यूम कर लिया कि मोस्ट प्रोबेबली निकिता चुपचाप से अपने घर पर वापस चली गई होगी। तो सभी लोग बिना ज़्यादा उसे ढूँढने की कोशिश करे अपने-अपने घर वापस चले गए। लेकिन अगले ही कुछ 1 घंटे बाद गाँव के सरपंच यानी कि रघु यादव की तरफ से कई सारे लोग गाँव के हर एक घर में जा जाकर निकिता के बारे में पूछने लगे। निकिता के जितने भी दोस्त थे सभी को पंचायत गृह में बुलाया गया और सरपंच और उनकी वाइफ बहुत परेशान थे और बहुत गुस्से में भी थे। वो सभी बच्चों से, उनके माँ-बाप से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि निकिता तुम लोगों के साथ थी कि नहीं? और कहाँ गए थे तुम लोग? तो सभी ने तुरंत बता दिया कि वो सभी लोग रोज की तरह गाँव के बाहर वाले कुएँ की तरफ गए थे और निकिता छुपन-छुपाई खेलते वक़्त कहीं छुपी हुई थी। लेकिन हम लोग उसे ढूँढ नहीं पाए और हमें लगा वो घर पर वापस आ गई होगी। ये बात सुनते ही रघु और उसकी वाइफ जया और कुछ गाँव वाले सीधे गाँव के आउटर साइड वाले उस कुएँ के पास पहुँचे और तब सबने देखा कि निकिता वहाँ उस कुएँ के बाहर बेहोश पड़ी हुई है। और आस-पास कुछ जानवर जैसे 3 काले कुत्ते और 2 बिल्लियों की डेड बॉडी पूरी खून से लथपथ उस कुएँ के आस-पास बिखरी पड़ी हुई है और सभी जानवरों के माथे पे ऑरेंज रंग का तिलक लगा हुआ था। पर निकिता जिसके माथे पर एकदम डार्क लाल रंग का गीला टीका लगाया गया था। सब लोग बहुत शॉक हो गए ये सब देखकर। रघु तुरंत निकिता को अपनी गोद में उठाकर उसकी माँ के साथ रिक्शे पर बैठते हैं और उसके माथे से वो टीका पूरी तरह से एक रुमाल से पोंछकर वो रुमाल भी उन्होंने वहीं फेंक दिया और पूरे रास्ते उसे होश में लाने की कोशिश करते रहे, पर जब तक घर पर पहुंचकर उसके मुंह पर थोड़ा पानी नहीं छिड़का तब तक उसको होश ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसको होश आया सब लोग थोड़ा-सा रिलैक्स तो हुए और तुरंत उससे पूछने की कोशिश करने लगे कि उसको क्या हुआ था और वो कहाँ छुपी हुई थी और वो बेहोश कैसे हुई और उसके साथ हुआ क्या है? तब निकिता ने बताया कि वो सबके साथ छुपन-छुपाई खेल रही थी और उस कुएँ के पास वाले घर के पास ही छुपी हुई थी। पर काफ़ी देर बाद मुझे कोई ढूँढने भी नहीं आया, पर फिर अचानक से जब मैं खुद बाहर आ रही थी, तब अचानक से मेरे सामने एक बड़ा ही अजीब-सा कुछ कुछ तो आया, जो बहुत ही भयानक था। उसके शरीर की पूरी खाल अजीब-सी थी, बिल्कुल भूरे रंग की, और वो पता नहीं कोई इंसान था, कोई जानवर था या पता नहीं क्या। पर जैसे ही वो मेरे सामने आया, आस-पास एक अजीब-सा धुआँ भी आ गया। उसके पूरे शरीर पे बस बाल ही बाल थे और उस धुएँ के आते ही मुझे तुरंत चक्कर से आने लगे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो जो भी था, वो जानवर या जो भी इंसान था, उसके पूरे शरीर पे बस घने बाल थे और उसका कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना सुनते ही रघु उसे बहुत डाँटते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ। अब से तुम बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं जाओगी और गाँव के बाकी बच्चे और कोई भी इंसान उस जगह पर नहीं जाएगा। तो इस बात पर निकिता की माँ तुरंत बड़े ही अजीब तरह से बोल पड़ती हैं कि क्यों? ऐसा क्या है वहाँ आखिर? और कल तक तो सभी बच्चे वहीं खेल रहे थे। सब लोग आते-जाते थे और आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो आखिर अब बात क्या है? ये निकिता के साथ ही क्यों ऐसा हुआ? क्या कोई बात है? कुछ छुपा रहे हो क्या आप? इस बात पर रघु के बिल्कुल पसीने ही छूट गए। वो बिल्कुल टेंशन में आ गया, बहुत परेशान हो गए, जैसे पता नहीं वो सच में कुछ छुपा रहे हों। उनके हाथ काँपने लगे एकदम डर के मारे। और निकिता की माँ ने बिल्कुल इस तरीके से पूछा कि जब हम लोग किसी बात को जानते हैं कि कोई कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, पर फिर भी लोग उसके सामने इनोसेंट बनकर ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे टोन में पूछते हैं कि जिससे वो खुद ही हाइपर होकर कबूल कर ले। और निकिता की माँ ने जब ऐसा पूछा, तो रघु भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करने लगा। जैसे जब किसी का झूठ पकड़ जाता है ना, तब इंसान बिल्कुल बौखला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। फिलहाल रघु ने सीधा इतना ही कहा कि देखो वो जगह अब सही नहीं है और वहाँ मुझे कुछ तो बुरी शक्ति का वास महसूस होता है और आज हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ है। हो सकता है कल गाँव के किसी और इंसान या बच्चे के साथ हो जाए, तो इसीलिए आज से अभी से उस जगह पर गाँव वालों का आना-जाना पूरी तरह से बंद करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है और गाँव पर कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। ये सुनते ही सभी गाँव वाले बहुत डर गए।
सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या तुमने कुछ ऐसा महसूस किया वहाँ या तुमने कुछ देखा क्या? पर कुछ लोगों ने सीधे रघु से पूछा कि ऐसा क्यों है सरपंच जी? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं जितना कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो और ज़्यादा फालतू के सवाल करने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं देखता हूँ कि करना क्या है। अब ऑब्वियसली रघु उस गाँव के रेप्यूटेड सरपंच हैं, तो कौन ही उनके मुँह लगेगा। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वाइफ़ को भी कुछ ज़्यादा नहीं बताया, पर उसकी वाइफ़ शायद कुछ ऑलरेडी जानती थी। इस सब के बाद अब निकिता की लाइफ़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही। उसको सबसे पहले थोड़ा फ़ीवर आया, हल्का-फुल्का खाँसी-जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द। घर पर उसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया गया। उसकी माँ ने उसको काढ़ा वगैरह पिलाया, कुछ जड़ी-बूटियों का यूज़ करके उसको ठीक करने की कोशिश करी और साथ के साथ गाँव के उन गिने-चुने वैद्य में से सबसे अच्छे वैद्य ने भी निकिता का ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश। पर निकिता की हालत दिन पर दिन ठीक होने की जगह और खराब होती चली। धीरे-धीरे करके निकिता बड़े वियर्ड तरह से बिहेव करने लगी। सब कुछ शुरू हुआ ऐसे कि उसको सबसे पहले अपने ड्रीम्स में एक अजीब-सी औरत जैसी कोई एंटिटी दिखाई देती थी और उसको कंटीन्यूअसली ऐसे ड्रीम्स आते थे जिनमें वो वियर्ड सी औरत निकिता को परेशान कर रही है। उसको एक अंधेरी बंद जगह में बाँध कर रखा गया है और वो औरत निकिता को मारने की कोशिश कर रही है। एंड समटाइम्स वो लेडी जस्ट निकिता को दूर बैठकर देखती रहती थी, घूरती रहती थी और निकिता को जब भी ऐसा सपना आता था तो काइंड ऑफ उसकी बॉडी रियल लाइफ और ड्रीम दोनों में ही बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती थी। काफ़ी देर के लिए वो ना तो हिल सकती थी, ना ही कुछ कर पाती थी। उसके मुँह से बस थोड़ा बड़बड़ाने की आवाज़ और कुछ अजीब-सी ही आवाज़ें आती रहती थी। एंड दिस वाज़ नॉट जस्ट एंडेड हियर। यहाँ से तो ये सब और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता गया और अब निकिता को ये सब चीज़ें और ब्रूटली एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपीरियंस होने लगी। और अब निकिता को ऐसा सपना आता था जिसमें उसे वो औरत एक भयानक सा रिचुअल कोई तंत्र मंत्र की विधि करती हुई दिखती थी किसी अजीब से डार्क बेसमेंट जैसी जगह पर जहां कुछ जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं और इनफैक्ट कुछ इंसानों की भी डेड बॉडीज उस जगह पर पड़ी हुई हैं और उसको दिखता था कि वो औरत निकिता के साथ ही वो वियर्ड रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है। निकिता के माथे पर कुछ मरे हुए कीड़ों का पेस्ट बनाकर लगाया गया है और निकिता को एक हवन कुंड के सामने बैठाकर बांधा गया है एंड निकिता इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो प्योरली उस औरत के वश में जा चुकी है। इसके साथ वो लेडी कुछ भयानक से मंत्र पढ़ रही है लगातार उस रिचुअल के दौरान। एंड ड्यूरिंग द रिचुअल निकिता को सपने में दिखता है कि उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी हैं। उसके पूरे शरीर पर अजीब अजीब से तंत्र मंत्र वाले निशान पड़े हुए होते हैं। नाउ वो एंटिटी या फिर वो लेडी अब सपनों में निकिता को ब्रूटली मारती भी थी और निकिता जोर-जोर से चीखती थी, सोते-सोते एकदम बौखलाने सी लगती थी। कई बार उसके पेरेंट्स भी रात को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाते थे। उसका पूरा बदन अकड़ जाता था, हाथ-पैर एकदम ठंडे से पड़ने लगते थे। निकिता को वो लेडी अब बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देने लगी थी, जो कि एक अजीब-सी औरत है, लगभग उसकी माँ की उम्र की, जो कि एकदम अजीब से ब्लैक तरीके के पहनावे में है। बिल्कुल अजीब-सा रिचुअल वाला एक सूट टाइप या फिर एक साड़ी टाइप कुछ भी अजीब-सी है वो, जो भी है एक ब्लैक कलर का पूरा पहनावा उसका। उसके चेहरे पर अजीब से काले निशान हैं, पर अभी भी उसका चेहरा निकिता पहचान में नहीं आ रहा है। वो एकदम चेहरा बिल्कुल ब्लर सा आया दिखता था उसको सपनों में। एक्चुअली वो सपनों में पूरी लेडी देखती थी, पर उसको चेहरा बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था कि ये चेहरा है किसका, जो वो अंदाज़ा लगा सके। उसको चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखता था और कहीं न कहीं निकिता को ऐसा फ़ील होता था अपने अंदर कि उसने इस लेडी को देखा है या निकिता उसे जानती है, पर उसको एग्ज़ैक्टली कुछ भी याद नहीं आ रहा था बिकॉज़ उसका फ़ेस ही पूरी तरीके से उसको उसने अभी तक नहीं देखा था। ये सपने में जो रिचुअल उसको दिख रहा था, वो बात और वो लेडी जो उसे दिखती थी उस बारे में भी उसने अपने मम्मी-पापा को बताया, जिसको सुनते ही उसके पापा थोड़े कन्फ्यूज़ थे, पर उसकी माँ काफ़ी शॉक्ड थी। उसकी माँ थोड़े वियर्ड तरह से हल्के से गुस्से के टोन में उससे और पूछने लगी कि उसको और क्या याद है? पर निकिता कहती है कि वो औरत कौन थी? उसकी शक्ल उसे बिल्कुल याद नहीं है और फिलहाल उसकी माँ और पापा यही कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, हम पंडित जी से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बात है। नाउ गाँव के कुछ तांत्रिक पंडित वगैरह थे, उनसे भी बात करी गई, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये किसी बहुत बुरी एनर्जी या डायन की वजह से निकिता के साथ ऐसा सब हो रहा हो सकता है। कुछ लोगों ने कुछ छोटे-मोटे टोटके टाइप सजेस्ट किए, इन्हें एक तांत्रिक टाइप कुछ था उस गाँव में, तो उसने कहा कि निकिता के सरहाने सफ़ेद कपड़े में 7 काली मिर्च और एक नींबू बाँध कर रख देना। कहते हैं कि अगर किसी पर बुरी आत्मा या जादू टोने का असर हो,
तो ये चीज़ें उस नेगेटिविटी को खींच लेती हैं। वेल उन्होंने जब ऐसा किया तो अगले दिन सुबह उस नींबू को काटने पर देखा कि वो नींबू अंदर से हल्का-हल्का सा सड़ चुका है और थोड़ा-थोड़ा सा लाल भी दिखने लगा है। सब लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे ये सब देखकर और उन्हें समझ भी आ चुका था कि कहीं न कहीं कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है इस सब के पीछे। पर इस फैमिली की इस प्रॉब्लम को कोई भी मंदिर या पुजारी या तांत्रिक ठीक ही नहीं कर पा रहा था। इसके साथ-साथ निकिता के गले में एक तावीज़ भी बाँधा गया, जिसमें शमशान घाट की मिट्टी बाँध कर रखी गई थी। बिकॉज़ ऐसा कहा जाता है कि बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ की मिट्टी से दूर भागती हैं। वेल इसके साथ निकिता की दिन में मल्टीपल टाइम्स नज़र भी उतारी जाती थी। उस गाँव में एक शिव मंदिर है, जहाँ पर निकिता को रोज़ लेकर जाते थे। उसे वहाँ के पवित्र पानी में तुलसी की पत्तियों को डालकर पिलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस मंदिर के पंडित जी ने कहा था कि अगर ये काम अगले 11 दिनों तक लगातार कर लिया जाए, तो शायद निकिता की तबीयत ठीक हो सकती है। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि जस्ट 1-2 बार उसे मंदिर की नीम की पत्तियों का पानी पिलाया गया और उसने इमीडिएटली खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। उसको चक्कर से आने लगे, वो तुरंत बेहोश हो जाती थी और कुछ देर के लिए उसको दौरा पड़ने लगता था। और फिलहाल ये सब कुछ यहाँ तक पहुँच चुका था कि अब निकिता को उस औरत की वो मंत्र पढ़ने वाली आवाज़ें सपनों के अलावा रियल लाइफ़ तक में सुनाई देने लगी थी। उसको लगता था कि जैसे वो औरत उसके जस्ट पीछे ही खड़ी है या उसके आस-पास है और ज़ोर-ज़ोर से उसके कानों में वो अजीब-सा मंत्र पढ़े जा रही है। करंटली निकिता की मेंटल और फिज़िकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसको नींद नहीं आती थी, वो जब भी सोती थी, उसको वही सपना, वही औरत दिखाई देती थी। और हर समय उसको ऐसा फ़ील होता रहता था कि रियलिटी में वो औरत उसके आस-पास रहकर उसके कानों में अजीब-अजीब सी चीज़ें बोल रही है। उसके ऊपर ना तो कोई दवाई असर कर रही थी और ना ही अब कुछ वो खाती थी। जब भी वो कुछ खाती थी तो इमीडिएटली वॉमिट कर देती थी। उसको पेट दर्द, सर दर्द होता रहता था। वो दिन भर बस रोती रहती थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और वो औरत भी कौन है जो निकिता को उसके सपनों में दिखाई दे रही है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। और अब तो निकिता को जब भी हल्की-सी नींद आती थी, तो उसको वो औरत उसे मारती हुई दिखती थी। लेकिन दिस बिकम मोर ब्रूटल जब निकिता जब भी सोकर उठती थी, तो जहाँ-जहाँ पर उस औरत ने निकिता को सपने में मारा होता था, सेम उन जगहों पर सेम तरीके की गहरी चोट के निशान उसको दिखते थे। जैसे किसी ने रियलिटी में निकिता को मारा हो। उसको रेगुलर दवाई लगाई जा रही थी, घर पर कुछ जड़ी-बूटियाँ वगैरह का बनाया हुआ लेप लगा रहे थे उसकी इंजरीज़ पर, लेकिन वो इंजरीज़ जब भी निकिता सोती थी और बढ़ जाती थी और ठीक हो भी नहीं पा रही थी। और इस टाइम निकिता पूरी तरह से आइसोलेशन में रहने लगी थी। ना किसी से बात करना, ना ही अपने कमरे से बाहर आना और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी ऐसी नहीं बची थी कि वो चल फिर पाए या कुछ काम कर पाए, क्योंकि वो ढंग से खाना-पीना भी नहीं कर रही थी। तो उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। रघु और उसकी वाइफ़ बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी बच्ची को ठीक करने की, पर वही बात, कुछ भी हो जाए इन लोगों को इलाज के लिए उस गाँव से बाहर भी नहीं जाना है और ये जो कुछ भी हो रहा था, उसे उस गाँव के अंदर का कोई भी बाबा या तांत्रिक सँभाल भी नहीं पा रहा था। तो क्या ही किया जा सकता है? रेगुलर छोटे-मोटे घरेलू रिचुअल्स, नज़र उतारना और घरेलू इलाज उसकी माँ करती रहती थी और साथ में रोज़ ही गाँव के गिने-चुने वैद्य, पंडित और तांत्रिक आकर अपने-अपने हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, बट एवरीथिंग वाज़ जस्ट वेस्ट। निकिता कभी-कभी अपने आप ही पागलों की तरह हँसने लगती थी और फिर तुरंत ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती थी। एक बार निकिता की माँ काफ़ी परेशान उसके पास ही बैठी हुई थी कि तभी सडनली निकिता ज़मीन पर लोटने लगी। ज़ोर-ज़ोर से पेट पकड़कर हँसने लगी। उसकी माँ उसे रोक रही थी, शांत कर रही थी, पर सडनली निकिता एकदम से अपने आप ही उठकर कमरे के एक कॉर्नर में अंधेरे में एक टेबल के नीचे जाकर छुप कर बैठ गई और बहुत अजीब तरह से मुँह बनाकर रोने लगी। उसके लिटरली आँसू गिरने लगे। उसकी माँ ये देखकर काफ़ी डर तो गई, बट एट द सेम टाइम उनकी चिंता और भी बढ़ गई कि उनकी बेटी के साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है? इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? लेकिन किसी को भी कोई आइडिया ही नहीं था कि इस सब के पीछे आखिर बात क्या है? और अब यहाँ से अगले कुछ ही दिनों में इस फैमिली को कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा और दर्दनाक इंसिडेंट झेलना पड़ा। तो एक दिन निकिता अपने कमरे में ही अकेली थी और कुछ देर बाद निकिता की माँ उसको काढ़ा पिलाने के लिए उसके कमरे में आई और तब उन्होंने देखा कि निकिता अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिख रही थी और उसने एक चाकू से अपने हाथ पर एक कट लगा लिया है, जिससे जो खून बह रहा है, निकिता उसी से उस दीवार पर बहुत अजीब तरह के सिंबल्स बना रही है। कुछ मंत्र टाइप के लिख रही है और निकिता की माँ चुपचाप
उसे पीछे से देख रही थी। पर कुछ देर बाद निकिता की माँ के मुंह से हल्की-सी आवाज़ निकली और उसे सुनते ही अचानक से निकिता ने एक ब्रूटल झटके से अपनी पूरी बॉडी अपनी माँ की तरफ घुमा दी और उन्हें घूर-घूर कर ग्राउल करते हुए देखने लगी। शी वाज़ ब्रीथिंग वेरी फास्टली लाइक शी वाज़ इन अ वेरी डेंजरस एंगर। लेकिन जैसे ही निकिता पीछे घूमी, अब वो दीवार जिस पर वो अजीब-सी चीज़ें लिख रही थी, उस दीवार पर निकिता की माँ को साफ-साफ खून से लिखा हुआ दिखा, रघु नहीं बचेगा। ये देखते ही निकिता की माँ की चीख निकल गई और उसी मोमेंट पर निकिता भी बहुत ब्रूटली ज़ोर-ज़ोर से अपना गला फाड़-फाड़ कर चीखने लगी। पर इस मोमेंट पर वो आवाज़ निकिता की बिल्कुल भी नहीं थी। ये आवाज़ किसी और औरत की लग रही थी। इतने शोर को सुनकर रघु भी उस कमरे में आए और वो भी ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। और जैसे ही उन्होंने निकिता के मुँह से वो अननोन आवाज़ सुनी, उनकी आँखें पूरी फट चुकी थीं। उनका पूरा फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था डर के मारे। निकिता की माँ भी बहुत ज़्यादा डरी हुई उसके पापा के पास में छुपकर खड़ी हुई थी। निकिता का पूरा बदन बुखार से तप रहा था। उसके हाथ-पैर काँपने लगे थे, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। और अब इससे पहले कि ये लोग कुछ सोचते, समझते या कुछ कर पाते, अब निकिता सडनली बहुत ज़ोर-ज़ोर से बड़े क्रीपी तरीके से हँसने लगी। उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़े हुए थे, क्रैक्स आए हुए थे और वो बड़े क्रीपी तरह से हँस रही थी। जिसके बाद इमीडिएटली निकिता ने अपने हाथों से अपने पेट में अपने ही नेल्स को गाड़ दिया। इतना ब्रूटली कि उसके पेट से लिटरली खून बहने लगा था और काफ़ी ब्रूटल गड्ढा-सा हो गया था उन नाखूनों से। उसके पापा तुरंत भागकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस मोमेंट पर उस कमज़ोर टीनेजर लड़की के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी थी कि उसने रघु का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया और रघु वो हाथ छुड़वा भी नहीं पा रहे थे। निकिता ने अपने नाखून सीधे रघु के चेहरे पर, गाल पर गाड़ दिए और रघु अपने आप को बिल्कुल भी छुड़वा नहीं पा रहे थे। इतना देखते ही तुरंत निकिता की माँ भी भाग कर आई बचाने के लिए और सिचुएशन हैंडल करने के लिए, पर वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और अब कुछ देर बाद अचानक से निकिता एक बड़ी तेज़ आवाज़ और jerk के साथ सीधे फ्लोर पर गिर गई और बेहोश हो गई। और रघु जिनके गाल से और हाथों से नाखून लगने की वजह से काफ़ी सारा खून बह रहा था, वो भी ज़मीन पर गिर गए और दर्द के मारे चीखने-चिल्लाने लगे। और निकिता जिसके पेट से काफ़ी सारा खून भी बह रहा था और ज़मीन पर गिरकर पूरा अकड़ चुकी थी। एक अजीब से पोस्चर में, हाथ-पैर सब कुछ टेढ़े-मेढ़े और चेहरे पर एक बहुत हल्की-सी क्रीपी सी स्माइल थी और वो पूरी तरह से बेहोशी में पड़ी हुई थी। निकिता की माँ ने तुरंत वैद्य जी को और तांत्रिक पंडित जी को बुलाया। निकिता के और रघु दोनों के ही पट्टी वगैरह लगाई, पर थोड़ी देर बाद रघु तो थोड़ा नॉर्मल हो गए, पर फिर भी निकिता की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही थी। उसका पूरा शरीर पूरा अकड़ा हुआ था और वो बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। वेल, जब इन लोगों ने अभी जो-जो हुआ वो सब तांत्रिक और पंडित वगैरह को बताया, तब देखो वो सब के सब झोला-छाप छोटे-मोटे लोग थे। तो उनके बस की तो कुछ थी नहीं कि वो ये सब सँभाल पाते। तो सभी ने अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने कहा कि भैया ये सब कुछ हमारी पहुँच से तो बाहर का है और हम लोग इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और सभी ने निकिता को उसकी इस हालत में ऐसे ही छोड़ दिया। सब लोग चले गए। इनफैक्ट अब तो ना तो उसकी माँ को उसकी कोई चिंता रह गई थी और ना ही उसके बाप को। बिकॉज़ अब कोई और चारा भी नहीं बचा था और ना ही कोई होप थी। और अब उसकी वो अधमरी बॉडी उस कमरे में ऐसे ही छोड़ दी गई, लॉक कर दिया गया। बस उसकी चोट की मरहम पट्टी कर दी गई और सब सोच रहे थे कि अगर कल तक इसको होश आता है तब तो ठीक है, वरना कल सुबह इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आई नो ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि अपने बच्चे की ऐसी हालत है और उसे इस तरह कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया, बट दिस इज़ द रियलिटी और उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ करके देख लिया था। वैद्य जी ने, सभी पंडित ने, तांत्रिक ने जवाब दे दिया, तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं, सो दे एक्सेप्टेड द रियलिटी। लेकिन इसके बाद उसी रात को जब ये दोनों लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे, तब इन्होंने अचानक से निकिता वाले कमरे के दरवाजे की बहुत ज़ोर से एक ऐसी आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का मारकर उस दरवाजे को तोड़ डाला हो। ये दोनों बस बैठे हुए थे, तुरंत बहुत डर गए, भागकर बाहर आकर देखने लगे और तब उन्होंने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है और निकिता कमरे के बाहर खड़ी हुई है। उसकी आँखें पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं, उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं लग रहा है और वो बस एक किसी और औरत की आवाज़ में हल्का-सा कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए सीधे बहुत तेज़ स्पीड में भागकर कहीं जाने लगी। जिस हिसाब से उसकी हालत थी, उसका दोबारा होश में आ पाना ही बहुत मुश्किल लग रहा था और यहाँ पर तो वो निकिता बड़ी ही क्रीपी तरह से भागकर जा रही थी।
इन दोनों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया, पर निकिता किसी पागल की तरह काफ़ी तेज़ स्पीड से भागते हुए गाँव के बाहर की साइड उस कुएँ तक आ गई और उसका पीछा करते-करते उसके मम्मी-पापा भी वहाँ आ गए। लेकिन अब इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, निकिता सीधे एक हल्की-सी स्माइल के साथ सिर्फ़ इतना कहती है कि रघु, मैं वापस आऊँगी। और निकिता इतना कहते ही इमीडिएटली कुएं में कूद गई और रघु भी उसे नहीं बचा पाए। वेल निकिता की डेड बॉडी तक नहीं मिली, उस कुएं के अंदर काफ़ी गहराई में जा चुकी थी। फिलहाल के लिए पंडित जी के कहने पर कुछ शांति पूजा हवन वगैरह कराए गए। अब ऑब्वियसली देखो निकिता की डेड बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं सिंपल सी बात है कि उसकी आत्मा को प्रॉपर्ली शांति भी नहीं मिल पाएगी। पर फिर भी जितना हो सकता था उतना किया गया। लेकिन उसी दिन के बाद से उस कुएँ के आस-पास लोगों को बहुत ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंसेस भी होने लगे थे। आए दिन वहाँ आस-पास कुछ जानवरों की लाशें मिलती थीं। उस वेल के आस-पास अजीब-अजीब सी आवाज़ें, व्हिस्परिंग सुनाई देती थीं। इस सब की ही वजह से उस कुएँ को इनफैक्ट उस एरिया को पूरी तरह से अबैंडन्ड ही कर दिया गया था और कुछ टाइम बाद वो वेल पूरी तरह से सूख भी गया। वेल सबसे बड़ा सवाल कि ये निकिता ने या शायद उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का जो वास था उसने दीवार पर ये क्यों लिखा था कि रघु नहीं बचेगा? इस बारे में रघु की वाइफ ने उससे पूछा भी कि क्या बात है या कोई ऐसा इंसान जिससे कोई दुश्मनी हो और वो मर चुका हो या ऐसा कुछ भी, पर रघु ने कुछ भी नहीं बताया।